जब पुलिस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है नशा तस्करों के सामने, यहाँ तक कि परिवार के लोगों को बुला करके पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ तक कहते हैं कि उसमें जो मुख्य आरोपी जिसका नाम दिया गया है कि इसका नाम आप वापस ले लीजिए, इसका नाम हटा देते हैं इस केस से। इसका मतलब पुलिस के बड़े अधिकारियों की सरपरस्ती में, पॉलिटिकल सरपरस्ती में ये पूरा नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से आज भोग पे भी उसके बाद जो चर्चा हुई वहाँ स्थानीय लोगों के साथ, और हमारा भी ये स्पष्ट मत है, मैं उन सारे अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस आरोपी को, जिसके ऊपर मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूं और उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर, बलविंदर सिंह उर्फ भुंदड़, ये उसी गांव के, रोडी गांव के रहने वाले हैं। इनके ऊपर दर्जनों एफआईआर हैं। ये लिस्ट है पूरी इनके ऊपर जो पहले भी एफआईआर दर्ज हैं। और किस चीज़ की एफआईआर दर्ज है? आर्म्स एक्ट में इनके ऊपर 4 एफआईआर हैं। मतलब ये अवैध हथियार रखते हैं, चलाते हैं, उसके पहले से इनके ऊपर आरोप दर्ज है। धोखाधड़ी की इनके खिलाफ एफआईआर है, 302 हत्या की एफआईआर है, 307 हत्या के प्रयास की एफआईआर है। और अब नशे की तस्करी की भी इनके ऊपर एफआईआर हैं पहले से। ऐसा आरोपी, ऐसा व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है? सबसे पहला तो ये सवाल है। इतनी एफआईआर होने के बावजूद, इतने सारे इनके खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को खुले समाज में पुलिस ने छोड़ रखा है। इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इसको जेल नहीं भिजवाया अभी तक। यह अपने आप में बताता है कि इसके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। मेरा सीधा सवाल यह है, या तो पुलिस 48 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे या फिर सार्वजनिक करे कि किस मंत्री या किस बड़े नेता का हाथ इस व्यक्ति के सर पर है। अगर पुलिस के बस की बात नहीं है तो हम सीधे सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं। हम उस मंत्री का घेराव करके, हम उस मंत्री से सवाल जवाब करके वहां से इसको कराने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कोई भी नशे के तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की हत्या हो जाए और वो उसका जो जीवन चला गया वो व्यर्थ चला जाए, ऐसा आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। हम इस संघर्ष को सड़क पर लेकर के उतरेंगे, चाहे हमें डीएसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी ऑफिस का, चाहे मंत्री का, या हमें मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाना पड़े। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। मैंने बताया कि नशे का कारोबार पूरा ही, वो ड्रग्स से लेकर शराब तक, वो सारा सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई जब ये जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो गई यमुनानगर में, उससे पहले पानीपत में, उससे पहले सोनीपत में कई घटनाएं हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन कभी जांच नहीं हुई इस मामले की। अब जब आबकारी विभाग ने, अधिकारियों ने जब जांचने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ क्या है, तो पता चला 9 लाख बोतलें जो हैं शराब की, वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। उनका इस्तेमाल क्या उन बोतलों में नकली शराब भर के बेचने के लिए किया जा रहा है? क्या उसमें मिलावट हो रही है? क्या उसकी तस्करी हो रही है? इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बताता है। और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, सिरसा तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे पता लगा कि 22,000 के आसपास जो पेटियां हैं वो उसमें सिरसा जिले की हैं। और ऐसी स्थिति नज़र आती है कि बिल्कुल कानून का राज खत्म हो गया हो और गुंडे, मवाली, तस्कर, नशाखोर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हो, ऐसी स्थिति राज्य में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर शराब घोटाले की कहीं जांच करनी है ईडी और सीबीआई को, तो हरियाणा से बेहतर जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम आमंत्रित करते हैं उन एजेंसियों को जो इधर उधर अपना समय खराब कर रहे हैं, जहां सैकड़ों छापे मारने के बाद भी उनको 100 रुपये काला धन भी बरामद नहीं हुआ। उन एजेंसियों को आमंत्रित करते हैं कि हरियाणा आइए। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं नशे की वजह से, शराब की वजह से, अवैध शराब की वजह से। यहाँ अगर शराब घोटाले की जांच करेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी आपको पकड़ में आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे इन मुद्दों को लेकर के हम कंक्लूजन तक लेकर के जाएंगे। लेकिन आज के दिन में जो स्थिति है, आप खुद सोच के देखिए कि जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, वो मैं सुन रहा हूँ उनका बयान कि क्या उनकी नीयत है भ्रष्टाचारियों के प्रति या क्या उनकी नीयत है आरोपियों के प्रति, उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो पिछले 1 साल से मीडिया में ये बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जेल में कमरा तैयार है, भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जेल में कमरा तैयार है। मुझसे कोई मीडिया के साथी पूछ रहे थे तो मैंने उनको कहा कि विद साहब को जाके ये बताइए कि आपके पास साल भर का समय, या तो उस कमरे का इस्तेमाल कर लीजिए और जो आरोप आप लगाती थे भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच करके भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल भेज लीजिए,
या फिर साल भर के बाद ऐसा ना हो कि उस आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और उस कमरे का इस्तेमाल भूपेंद्र हुड्डा जी और अनिल विज जी की बातचीत उसी कमरे में गुफ्तगू हो, इन दोनों के लिए हमको करना पड़े। ऐसा समय ना आए, इसलिए अपने कार्य को पूरा कीजिए। साल भर आपके पास है। भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने गलत काम किया है, जो नशे के तस्कर हैं, उनको जेलों में डालिए। देखिए, वो एक बहुत कमज़ोर कानून बनाया गया था और जानबूझ के ऐसा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा कर रही है और प्लान्ड तरीके से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 30 से ज़्यादा परीक्षाएं ली और कहा कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन हर परीक्षा का अंत वही हुआ कि वो उस परीक्षा को लीक करवा देते हैं एक सरकारी सरपरस्ती में, और उसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। 30 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हुई। यानी सरकारी नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। प्राइवेट रोजगार में जेजेपी ने यह कहा था कि हम आएंगे तो ऐसा कानून लाएंगे। 2 साल हो गए उस कानून को बने हुए। ये तो अब कोर्ट ने उसको कानूनी रूप से कमज़ोर पाया और उसको ख़त्म कर दिया कानून को, और सरकार ने कोई पैरवी भी नहीं की कोर्ट के अंदर, मजबूत पैरवी नहीं की, क्योंकि ये तो जाल था, युवाओं को उसमें उलझा के रखना और चुनाव से पहले उसको गिरा देना। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देंगे। मैं दुष्यंत चौटाला जी को चुनौती देता हूं कि 2 साल इस कानून को बने हुए हो गए, वो स्पष्ट करें, व्हाइट पेपर जारी करें कि कितने युवाओं ने इस कानून के तहत आवेदन किया और क्या उनमें से एक युवा को भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार इस कानून के तहत मिला है। ये पूरी तरह से टीथलेस कानून था, ये पूरी तरह से नाकाम और पूरी तरह से कमज़ोर कानून था। इसमें किसी युवा को प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी नहीं मिली और अंत में कोर्ट में वही हुआ जिसकी प्लानिंग सरकार ने पहले से तैयार की थी कि बच्चे सालों तक घूमते रहेंगे और उसके बाद इस कानून को रद्द करा देंगे और कोर्ट में घुमाते रहेंगे, जैसे ये बाकी नौकरियों को कोर्ट में घुमा रहे हैं।